गुड मॉर्निंग। आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा आपका स्वागत करती है। आज हम अध्याय 13 महासागरीय जल भाग 3 उच्चावच की लघु आकृतियाँ। हमने महासागरीय उच्चावच की आकृतियों के बारे में पढ़ा है। आज हम महासागरीय उच्चावच की लघु आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उच्चावच किसे कहते हैं, उच्चावच क्या है, ये मैंने बताया है, लेकिन वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। उच्चावच यानी हम अगर इस धरातल के ऊपर देखते हैं तो प्रकृति के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया गया है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, वृत्त, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण किया गया है, उसी को हम उच्चावच कहते हैं। ऐसे ऐसे उच्चावच जैसे धरातल के ऊपर हम देखते हैं, वैसे के वैसे उच्चावच महासागरों के अंदर भी पाए जाते हैं। जिस प्रकार से ज्वालामुखी और भूकंप के माध्यम से इन उच्चावचों का निर्माण होता है, उसी प्रकार से महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखी और भूकंप के कारण उच्चावच का निर्माण किया जाता है। अगर हम इसका अध्ययन करेंगे तो उच्चावच की लघु आकृतियों को 5 भागों में विभक्त किया गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक, तो महासागर के बीच में जो छोटी पहाड़ी पाई जाती हैं, उस छोटी पहाड़ी को ही मध्य महासागरीय कटक के नाम से जानते हैं। दूसरा है समुद्री टीला। क्या है? समुद्री टीला। तीसरा है सबसे सपाट जलमग्न, सबसे सपाट जलमग्न। चौथा है निमंगन द्वीप, और 5वां है प्रवाल द्वीप। ये 5 प्रकार की आकृतियां हैं। उन आकृतियों के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। तो 5 प्रकार की आकृतियों को अगर हम देखते हैं तो पहली आकृति आती है मध्य महासागरीय कटक। कटक यानी क्या? छोटी छोटी जो पहाड़ी होती हैं, जो समुद्र के बीचों बीच में पाई जाती हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के अंदर मध्य महासागरीय कटक ये पाया जाता है। हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यह एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है। पर्वतों की 2 श्रृंखला होती हैं जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं, और इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती हैं। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। आइसलैंड क्या है? मध्य अटलांटिक कटक का भाग जाना जाता है। दूसरा है समुद्री टीला। यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठा होता है, किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता है, और समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो जाते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला, जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीपीय समूह का विस्तार है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन है। ये गहरी घाटियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ की तुलना कोलोराडो नदी की ग्रैंड कैनियन से कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ व ढालों को आर पार काटती हैं। और हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन माना जाता है। कौन सा है? हडसन कैनियन। निमंगन द्वीप, ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्था कर्मिक अवतरण के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमंगन द्वीप उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से जो पॉइंट अगला आया है वो प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप क्या होता है? ये उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं, जो कि गहरे अवतरण को चारों ओर से घिरे हुए होते हैं। ये समुद्र अनुपम का एक भाग हो सकता है।
या कभी कभी ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। इस प्रकार से प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। अगर हम इनके निम्नात्मक प्रश्न को देखते हैं, एक प्रश्न आपको करना है। वो प्रश्न क्या है, मैं आपको लिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको लिखाता हूँ कि महासागरीय उच्चावच की लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। महासागरीय उच्चावच की लघु आकृतियों का वर्णन कीजिए। तो मध्य महासागरीय कटक, समुद्री टीला, सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, निमग्न द्वीप, प्रवाल द्वीप, इनका विस्तृत वर्णन करते हुए कॉपी के अंदर लिखना है। आज का टॉपिक इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।